गुड मॉर्निंग जैन दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछली 3-4 क्लासों में क्या कुछ पढ़ाया आपके सामने पॉलिटी में, संवैधानिक विकास में। आज उन सभी को देखने का टाइम है, यानी क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखना है आपको कितना सब कुछ याद है जो कुछ पढ़ाया हमने। तो सभी का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और ये जो 20 क्वेश्चन है आपके सामने, यानी जिस तरह से क्वेश्चन आते चलेंगे तकरीबन 5 या 6 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी संवैधानिक विकास से संबंधित। इसी तरह से हम क्लास लिया करेंगे टॉपिक बाय, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद क्वेश्चन लिया करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ संवैधानिक विकास भारत का, तो उससे संबंधित 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब कहाँ पर हुई थी। बताओ, लंदन, चेन्नई, न्यूयॉर्क या मुंबई में। बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। लंदन, चेन्नई, न्यूयॉर्क या मुंबई में। देखो, मैं बता देता हूँ, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी। और लंदन जो है वर्तमान वर्तमान का जो ब्रिटेन है वहाँ पर है ये लंदन। देखो, इसकी स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। और देखो, इस टाइम जो है वहाँ की महारानी जो थी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी, मैंने बताया था। और देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआती पूंजी कितनी थी। तो याद रखना, इसकी जो शुरुआती पूंजी थी 30,177 पाउंड थी। ठीक है, पाउंड थी इसकी। और इसमें सदस्य कितने थे उस टाइम। इसमें सदस्य संख्या थी 217। कितनी थी, 217। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम भी बता दूं, पूछा जाता है। तो याद रखना, इसका जो पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक, यानी पूरा नाम, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, और इसमें जो पद थे ना वो वरीयता के आधार पर थे। जैसे कि सबसे ऊंचा पद होता था इसमें गवर्नर, उसके नीचे होता था उप गवर्नर, और उसके नीचे होती थी इसकी परिषद। उसमें 24 सदस्य होते थे। मैंने सब कुछ डिटेल से बताया है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। बताओ, जल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। रॉल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, मिल्डन हॉल या वास्को डिगामा। जल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज, बताइए। 5 सेकंड है। भारत आने वाला अंग्रेज कौन सा था। वैसे तो ये सभी आए थे, लेकिन पहला, तो देखो इन चारों में देखोगे आप तो सबसे पहले जलमार्ग से जो आया था वो विलियम हॉकिंस था। लेकिन याद रखना, रॉल्फ फिंच और मिल्डन हॉल ये विलियम हॉकिंस से पहले आ चुके थे भारत में, लेकिन ये जलमार्ग से नहीं आए थे, ये आए थे स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से आए थे। और बता दूं, देखो ये रॉल्फ फिंच जो है ये तो आया था 1585 में, अकबर के टाइम में ही आया था। और ये जो मिल्डन हॉल है ये आया था 1599 में। इस टाइम भी अकबर शासन कर रहा था, क्योंकि अकबर का जो टाइम था 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने शासन किया था। तो इस हिसाब से देख सकते हो। लेकिन ये जो विलियम हॉकिंस आया था इस टाइम जहांगीर शासन कर रहा था। जहांगीर, क्योंकि जो जहांगीर ने शासन किया था तकरीबन 1606 से लेकर के 1627 तक शासन किया था इसने। और ये अकबर का बेटा था, इसी के टाइम में आया था। और वास्को डिगामा की भी पता होगा आप सभी को, ये सबसे पहले भारत में आया था, अंग्रेजों से पहले आया था, ये पुर्तगाली था। यानी भारत की खोज करने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। और ये 1498 में आया था भारत। ठीक है, कालीकट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई थी। 1698, 1640, 1674 या 1857। बताओ, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई थी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया है आपको, 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना की गई थी भारत में। मद्रास में सबसे पहले की गई थी, मद्रास के अलावा मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी की। तो देखो, मद्रास प्रेसिडेंसी की जो है स्थापना की गई थी 1640 में। और मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई थी, उसकी की गई थी 1668 में। 1668 में। ठीक है। और जो कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी कह सकते हो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसकी स्थापना की गई थी 97-98 में, यानी इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल
बंगाल पहला यानी बंगाल का पहला नवाब कौन था? देखो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल का पहला नवाब समझ लो। चलो छोड़ो इतने, बताओ बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सरफराज खान या सिराजुद्दौला? बंगाल का पहला नवाब। देखो अलीवर्दी खान, ये बंगाल का सबसे महान नवाब कहा जाता है इसको, सबसे महान नवाब है ये। सरफराज खान का ये सेनापति था, सरफराज खान के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया था, तो सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच लड़ा गया था मध्य उसका घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध कब लड़ा था? बताया था मैंने आप सभी को, ये लड़ा गया था 1740 को, याद रखना इसके बारे में भी। ठीक है, 1740 को लड़ा गया था घेरिया का युद्ध। और ये जो है सरफराज खान, ये इससे पहले बना था। ठीक है, और सिराजुद्दौला ये अलीवर्दी खान का पोता था, पोता था ये अलीवर्दी खान का। ठीक है, इसका ये पोता था। और ये बना था नवाब 1756 से लेकर के 1757 तक रहा था। 23 वर्ष में बना था ये, और मात्र 24 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी 1 वर्ष रहा था ये, प्लासी के युद्ध में मृत्यु हो गई थी इसकी, यानी हत्या कर दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसकी। तो याद रखना बंगाल का जो पहला नवाब था ये मुर्शीद कुली खान था। कौन था? मुर्शीद कुली खान, याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अलीवर्दी खान सबसे महान नवाब था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? काल कोठरी की घटना काफी फेमस घटना है ये, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो काल कोठरी की घटना कब हुई बताइए? 20 जून, 20 जून 1856, 20 जून 1857, या 20 जून 1657, या 20 मई 1658? बताओ काल कोठरी की घटना। देखो ये जो घटना हुई थी ना, ये उसके टाइम में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई थी। ठीक है, किसके टाइम में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई थी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में नहीं हुई थी, सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में नहीं हुई थी। बंगाल का नवाब था उस टाइम सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी। और ये कालकोठी की घटना, इसमें 146 अंग्रेज थे कुल। कितने थे? 146 अंग्रेज सिराजुद्दौला के द्वारा, इन यानी 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। और इस कोठरी को जब 2 दिन बाद खोला था इसने, 2 दिन बाद, ठीक है, तो इसमें से 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो चुकी थी, और मात्र जो जीवित बचे थे वो 23 बचे थे। ठीक है, और देखो इसमें से एक अंग्रेज बचा था, हॉलवेल, विलियम हॉलवेल। उसने इस घटना को देखा था, उसके साथ घटित भी हुई थी, और इसको लिखा भी था। काफी फेमस घटना है ये। और इसी घटना के बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को मद्रास से बुलाया गया था, जिन्होंने इस पर, सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया था। ठीक है, और हराया भी था इसको। तो ये घटना कब हुई थी? तो देखो याद रख लेना इसके बारे में, यह घटना हुई थी 20 जून 1856 को। 20 जून 1856 को इसको काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना 1856 को हुई थी। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6वां। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, देखो प्लासी का हुआ 1757 में, उसके बाद हुआ था ये बक्सर का युद्ध 1765 में, 1757 में, 1764 में, या 1740 में? बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ? 5 सेकंड में बताओ। देखो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, यानी 3। देखो पहले ऑप्शन के बारे में देखो, चलो पहले यही समझो, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ठीक है, देखो अंग्रेजों की तरफ से तो हेक्टर मुनरो थे इसमें, मुनरो लड़े थे अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन मुनरो के खिलाफ लड़े थे एक तो बंगाल का नवाब था उस टाइम, मीर कासिम। उसको यानी भगा दिया था वहां वहां से, बंगाल से। तो वो पहुंचा था अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। याद रखना मैंने बताया था सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब था, लेकिन सुजाउद्दौला वो था अवध का नवाब। उसके पास पास पहुंचा था, उसने मदद की थी। एक था शाह आलम सेकंड, जो मुगल बादशाह था उस टाइम, उन दोनों ने मदद की थी। तो कह सकते हो, देखो सॉरी, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला।
और मीर कासिम, ये एक साइड से लड़े थे और एक साइड था हेक्टर मुनरो इस युद्ध में, और विजयी हुआ था हेक्टर मुनरो। इसने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था, याद रखना। इसी के बाद हुई थी फिर ये 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ये दो संधियां हुई थी इसकी, इलाहाबाद की, ठीक है, याद रखना। और देखो 1740 को मैंने बताया था घेरिया का युद्ध हुआ था, सरफराज खान और अलीवर्दी खान के मध्य हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? देखो, कोई नहीं, कर देता हूं मैं। द्वैध शासन, बताओ बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था, ये समझ लो, ठीक है। मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस? हेस्टिंग्स, बताइए। कॉर्नवालिस, किसने लगाया था बंगाल में द्वैध शासन? देखो वर्तमान में तो केंद्र में है द्वैध शासन, तो बताओ बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? इसको लगाया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। देखो रॉबर्ट क्लाइव ये 2 बार बना था, 2 बार गवर्नर बन करके आया था। पहले तो ये स्टार्टिंग में ही था, लेकिन ये दूसरी बार आया था 1765 में, ठीक है। और 1765 में ये आते ही इसने द्वैध शासन लगा दिया था, जो चला था कब तक? वैसे तो ये 67 तक रहा था, लेकिन ये जो द्वैध शासन है 1765 से लेकर के ये चला था 1772 तक। यानी कह सकते हो कितना टाइम चला? ये 7 वर्ष चला था। और 7 वर्ष में बंगाल को पूरी तरह से लूटा था, जितना लूटा गया उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से लूटा था, समझ सकते हो। काफी समृद्ध क्षेत्र था बंगाल का, आर्थिक रूप से काफी संपन्न क्षेत्र था। 7 सालों में इतना लूटा था कि कंगाल बना दिया था उस क्षेत्र को। तो समझ सकते हो 7 वर्ष चला था ये। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको लगाया था। मुनरो की बात कर ली मैंने, जो बक्सर का युद्ध हुआ उससे संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये उस टाइम था 1772 में बन करके आया था ये, ठीक है। और द्वैध शासन का अंत इसी ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, याद रखना। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस काफी फेमस है, मैंने पढ़ाया। 1886 में आया था ये, ओ सॉरी 1786 में आया था। और इसी के टाइम में इंडियन सिविल सर्विस यानी सिविल सेवा का पिता इसी को कहा जाता है। 21 अप्रैल 1793 को शुरुआत हुई थी, 21 अप्रैल 1793 को। और राजस्व पुलिस और राजस्व बोर्ड, राजस्व पुलिस और राजस्व बोर्ड का भी यानी स्थापना इसी के टाइम में हुई थी। काफी फेमस व्यक्ति था ये भी। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर होगा आपके सामने 8वां। संशोधनात्मक अधिनियम कब आया था? संशोधनात्मक अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, बताइए। बताओ, 1773, 1781, 1813, 1883, बताओ कब आया था संशोधनात्मक अधिनियम? 5 सेकंड में बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 को आया था ये संशोधनात्मक अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। कब आया था? 1781 को। देखो रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले आया था। ब्रिटिश सरकार को जो कमियां यानी जो कह सकते हो कमियां लगी थी, उसमें जो संशोधन करने की उन्हें जरूरत महसूस हुई थी, तो उनमें उन कमियों में सुधार करने के लिए ही इसको भेजा गया था, संशोधनात्मक अधिनियम को, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी के व्यापार और प्रशासन को किस एक्ट से अलग अलग किया गया था? जो कंपनी का व्यापार और प्रशासन था, इसको अलग अलग किस एक्ट के माध्यम से किया गया? 1781, 1784, 1773, 1813। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको लगता हो कि यूजफुल है ये क्लासें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना आपका फर्ज बनता है, तो वो करना चाहिए, ठीक है। हम कहें या ना कहें, वो आपका फर्ज है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? कंपनी के व्यापार और प्रशासन को किस एक्ट से अलग किया गया था? 1781, 1784, 1773 या 1813, बताओ। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है ये? पिट्स
इंडिया एक्ट 1784 का, इसी के तहत व्यापार और प्रशासन को अलग अलग किया गया था 1784 के माध्यम से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 10वां। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगाया गया, एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? देखो, आत्महत्या किसने की थी? आत्महत्या किसने की थी, ये बताओ, कौन सा गवर्नर था जिसने आत्महत्या की थी? तो देखो, आत्महत्या तो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, आत्महत्या। लेकिन एकमात्र जो गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 1772 से 1785 तक रहा था। ठीक है, यानी इसको जो शक्तियां हैं, प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां इसकी काफी बढ़ गई थी, जिसका इसने नाजायज फायदा उठाया था। काफी कुशासन, यानी कह सकते हो इसके टाइम में जो शासन था कुशासन बन गया था। इसी वजह से एक एडमंड बर्क नाम का व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश संसद में इस पर यानी महाभियोग लगाया था, इस पर कुशासन के आरोप लगाए थे इस पर, और इसी वजह से इस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, समझ सकते हो, तो काफी कुछ समझ लो, अब इतना ही काफी है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत कब हुई? भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 21 अप्रैल 1793, 21 जून 1793, 21 जून 1893, 20 जून 1757। अभी एक दो क्वेश्चन पहले मैं इसका आपके सामने जिक्र कर चुका हूं, तो बताइए क्या सही जवाब होगा इसका? भारतीय नागरिक सेवा, और इसका जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो देखो 21 अप्रैल 1793 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, यानी एक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ था? देखो, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, एक ऑप्शन मेरी तरफ से पांचवा इसमें ऐड कर लो, 1813। बताओ, ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी किस लिए आई थी ये ईसाई मिशनरियां? जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए आई थी ये। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पांचवा, यानी 1813। 1813 का जो एक्ट था उसी के तहत किया गया था इसके ईसाई मिशनरियों का आगमन भारत में। देखो, इसके तहत बता दूं मैं 1813 के, इसमें एक कार्य और महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो व्यापार है, यानी व्यापार में केवल दो एकाधिकार जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बचे थे, बाकी समाप्त कर दिए गए थे। एक तो था चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, और एक था चाय का व्यापार। ठीक है, एक क्या था? चाय का व्यापार, चाय का व्यापार। इसको छोड़ करके बाकी सभी जो एकाधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, सभी खत्म कर दिए गए थे। और देखो, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भारतीय, यानी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी आवंटित इसी के तहत किए गए थे, 1 लाख रुपए जो है वार्षिक। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर होगा आपके सामने 13वां। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी बताया था मैंने 1813 के तहत तो दो एकाधिकारों को छोड़ करके सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि जितने भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे वो किस अधिनियम के तहत समाप्त किए गए, बताइए। चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813 या 1853? बताओ कौन सा सही जवाब हो जाएगा इन तीनों में? तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार थे सभी समाप्त कर दिए गए। एकाधिकार का मतलब मैंने पहली क्लास में ही बता दिया है, और भी अब समझ लो कि एकाधिकार, यानी एकाधिकार का मतलब होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी कार्य का, या कुछ भी समझ सकते हो, एक को ही अधिकार हो, यानी एक के अलावा अलावा उसका अधिकार किसी को ना हो। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, और कोई भी कंपनी या और कोई भी देश भारत में व्यापार नहीं कर सकता था यूरोप से आकर के। ठीक है, तो समझ सकते हो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार थे सभी 1833 के चार्टर अधिनियम से समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था?
1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, कर्जन या मिंटो? बताइए। बताइए कौन था 1857 के विद्रोह के टाइम भारत का गवर्नर जनरल? काफी फेमस विद्रोह हुआ था भारत का ये। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आप सभी को, क्योंकि विद्रोह से भी क्वेश्चन आता है एक या दो। तो देखो इस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के टाइम था लॉर्ड कैनिंग। ये कब से कब तक बना था? 1856 से बना था और ये 1862 तक रहा था। सभी को पता होगा 1848 से लेकर के 1856 तक कौन था? डलहौजी। डलहौजी था, उसी के बाद बना था ये। ठीक है, कैनिंग कैनिंग बना था, कैनिंग था इस टाइम विद्रोह के टाइम, याद रखना। और ये भारत का पहला कौन था? कैनिंग। वायसराय था, पहला वायसराय भी था, याद रखना। वायसराय पहला, ठीक है, पहला वायसराय था। इसने भारत का यानी विभागीकरण भी किया था इसने। जो भारत का शासन है उसका विभागीकरण भी किया था इसने। ठीक है, विभागीकरण का जनक भी कहा जाता है इसको। और देखो ये 1861 का जो वो था ना अधिनियम, उसी के तहत ये किया गया था विभागीकरण, उसी के टाइम में। अध्यादेश, अध्यादेश जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, उस टाइम भी ये वायसराय था कैनिंग। ठीक है, आगे देखो और क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा 15वां। एक सेकंड। भारत का विभागीकरण किसने किया था? भारत का विभागीकरण किसने किया था? बताओ। कर्जन, कॉर्नवालिस, कैनिंग या रेपन? तो अभी मैंने बता दिया, भारत का विभागीकरण किया था कैनिंग ने। विभागीकरण का जनक कहा जाता है किसको? कैनिंग को। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। उच्च आयुक्त का पद किस अधिनियम के तहत बना? उच्च आयुक्त का पद, उच्च आयुक्त का पद किस अधिनियम के तहत बना? 1833, 1909, 1919 या 1935 का अधिनियम? बताइए किस अधिनियम के तहत उच्च आयुक्त का पद बना था? बताओ। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, बताओ तब तक आप इसका सही जवाब क्या होगा। बताओ उच्च आयुक्त का पद किस अधिनियम के तहत बना? 1833, 1905, 1919 और 1935। तो देखो याद रखना, इसका जो बना था ना ये 1935 के तहत बना था उच्च आयुक्त का पद। ठीक है, 1935, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अब तक जितने भी अधिनियम भेजे गए थे भारत में, सबसे बड़ा था। क्यों बड़ा था? इसमें 14, इसमें कितने भाग थे? 14 भाग थे इसमें। 10 अनुसूचियां थी और इसमें 321 अनुच्छेद थे। ठीक है, अब तक जितने भी अधिनियम भेजे गए थे सबसे बड़ा था। और जो भारतीय संविधान है वर्तमान का देखा जाए तो तकरीबन 70 से 80% के आसपास इसी से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। आगे देख लो, पहली बार प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत और महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? बताओ। इस अधिनियम से पहली बार प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत हुई और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1909, 1933, 1853 या 1919? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। देखो मैंने बताया था निर्वाचन की शुरुआत हुई थी 1892 के अधिनियम के तहत निर्वाचन की, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी। उस पर भारतीयों को बजट पर बहस करने का तो अधिकार दिया था, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन ये जो 1919 है इसके तहत प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष समझ रहे हो आप? प्रत्यक्ष मतदान जिसमें जनता भाग लेती हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान जिसमें जनता भाग नहीं ले सकती है, यानी अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का होता है,
ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं उसे। लेकिन प्रत्यक्ष मतदान में आपका जनता भाग लेती है, ठीक है, तो याद रखना। और महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार इसी के तहत दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1919। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। वर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1930, 1937, 1940 या 1947? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। वर्मा को भारत से कब अलग किया गया? किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम तो है 1935, ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत अलग किया गया। लेकिन कब किया गया? 1937 में। ऑप्शन 20 यानी दो सही जवाब हो जाएगा। 1937 में भारत से अलग किया गया। किसको? वर्मा को। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 19। अवशिष्ट शक्तियां 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत किसको दी गई? जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किसको दी गई थी? सचिव को, वायसराय को, गवर्नर को या विधानसभा को? देखो अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? देखो यानी अवशिष्ट शक्तियां बराबर किसके होती हैं? जो तीन सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी इन तीनों सूचियों में जो जो विषय नहीं होते हैं उन्हीं को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ये किसी भी सूची में नहीं आती हैं। संघ सूची, संघ राज्य और समवर्ती सूची, इनमें जो नहीं आती हैं, ठीक है, इनमें नहीं आती हैं वो होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। इनसे अलग होती हैं ये सभी, यानी इन तीनों सूचियों से अलग जो विषय आते हैं वो सभी अवशिष्ट विषयों में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, वायसराय को दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। संसद के कितने सदन है? 3, 5, 4, 6? बताओ संसद में कितने सदन होते हैं, ये तो बताना चाहिए। वर्तमान में कितने सदन है संसद में? लोकसभा, राज्यसभा? बताओ, या राष्ट्रपति भी? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, कल की क्लास में बताऊंगा इसका सही जवाब। और आप बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा। देखता हूं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है। लेकिन पढ़ाया नहीं है तो ये क्वेश्चन इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसको बता ना सको। तो इसको तो जवाब, इसका जवाब तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये भी बताना आपको कि 19 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने इससे पहले, और 20वां भी है ये। तो 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, सब कुछ बताओ कमेंट बॉक्स में। ईमानदारी से बताना है, ठीक है। और इसका कमेंट बॉक्स में बताओ जवाब, ठीक है। देखो बताओ दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास। इसी तरह से और कल की क्लास में रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा को स्टार्ट करेंगे कि कब बनी संविधान सभा, किस लिए बनी, किसके माध्यम से बनी, क्या कार्य थे, क्या कुछ हुआ संविधान सभा के माध्यम से, सब कुछ डिटेल से समझेंगे संविधान सभा में किस किस का योगदान रहा, कौन कौन सी समितियां बनी उसमें। यानी कह सकते हो संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कुछ डिटेल से समझेंगे। एक भी क्वेश्चन उससे पढ़ने के बाद, क्लासों को लेने के बाद संविधान सभा की को, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। सबको 100% करोगे, मेरी गारंटी आप सभी से। इसी तरह से हम कंप्लीट पॉलिटी को आगे पढ़ते रहेंगे, और जब तक कंप्लीट होगी आपकी सभी क्लासें आती रहेंगी। तो पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हैव अ नाइस डे, बाय।